नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं और साथ ही साथ हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को बहुत विस्तृत तरीके से समझा था, एक एक बातों को डिस्कस किया था। और आज हम लोग पॉलिटी के तीसरी वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और साथ ही साथ हम लोग मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वन डे एग्ज़ाम्स, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कम समय में आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है, जिससे आप एक कम समय में ज़्यादा और फैक्चुअल मटेरियल जो एकदम है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, वो आपके सामने रख सकूं। मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि आप सबके लिए ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जो अति विश्वसनीय और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। इसके पहले आपने देखा था कि मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया था, तो उसकी परिचर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 36 से लेकर 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा यह आयरलैंड से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय यहाँ पर ऐसे राज्य से है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को ख्याल में रखा जाए, लोगों के हितों को ध्यान में रख करके राज्य कानून व्यवस्था स्थापित करेगा। न केवल कानून व्यवस्था अपितु प्रशासन और लोगों की जिस प्रकार से मदद हो सके मदद करे, लोगों में एक तरीके से आर्थिक सामाजिक स्थिति में क्या हो, उत्थान हो सके और वो एक नैतिक जीवन जीने की ओर प्रेरित हो सके। यही हमारा कल्याणकारी राज्य कहलाता है। एक सिंपल सी बात हम समझ चुके हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी बताता है, नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। इसका उद्देश्य क्या है, एक राज्य जो कल्याणकारी हो ऐसे राज्य की स्थापना करना। चलिए, बहुत सारे आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51 के बीच में। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, उनको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे जितने आर्टिकल बता रहा हूँ इसमें एक भी मिस करने लायक नहीं है। आप सबको इन आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ना है और परीक्षाओं में एक हायर फ्रिक्वेंसी में ये देखने को मिलता है, बार बार पूछा जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 39 की। सभी नागरिकों को आजीविका के उचित उत्पादन, साधन, विकेंद्रीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है। कहाँ पर, अनुच्छेद 39 में। मतलब आजीविका के लिए आपके पास रिसोर्सेज हों, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल हों और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो आर्थिक रूप से कार्य के लिए। तो ये समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 39 इस बात के लिए प्रेरित करता है राज्य को कि वो अपने नागरिकों को आजीविका का उचित साधन, उत्पादन करने के लिए उचित व्यवस्था, इस तरह की चीज़ें मुहैया कराए। ये अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 39A बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निःशुल्क विधिक सहायता का राज्य द्वारा प्रबंध। राज्य क्या करेगी, जो व्यक्ति अपनी विधिक सहायता के लिए अपने खुद के लॉयर या वकील नहीं कर सकते हैं, उनको विधिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगी। और ऐसा राज्य को करना चाहिए, क्योंकि एक आदर्श राज्य के लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति अपनी बात लीगली कानूनी तौर पर नहीं रख सकता है, वो ऐसा न हो कि अपना पक्ष रखने सही से न रख पाने के कारण दंडित किया जाए। क्योंकि भारतीय दंड संहिता का एक विधान है कि कोई भी निरपराध व्यक्ति दंडित न किया जाए। ये बात सबसे प्राथमिक तौर पर समझी जाती है। तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार देने की बात की गई है। और याद रखिएगा, ये सब ऐच्छिक होते हैं। नीति निर्देशक तत्व के जितने भी अनुच्छेद हैं ये सब ऐच्छिक हैं, मतलब राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए। यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर भी वह कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, आप उसके खिलाफ कोई संवैधानिक कदम नहीं उठा सकते हैं।
एक बात याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस बात को जोड़ा गया है, तभी ये देखिए सब आर्टिकल में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सब आर्टिकल में। 39 तो नागरिकों की आजीविका के लिए उचित साधन की बात करता है, 39A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 39A। और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखना बच्चों, पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। बच्चों किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं और बहुत सारे तमाम परिवर्तन संविधान में इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। चलिए, तो याद रखिएगा इस बात को कि आर्टिकल 39A जो है, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। शुरुआत करते हैं अगले अनुच्छेद की, वो अनुच्छेद 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जितने मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इनको पढ़ना है, क्योंकि हर एक परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 40 की, अनुच्छेद 40 की। तो इसमें बात की गई है ग्राम पंचायत के गठन की। किसकी बात की गई है? कि स्थानीय सुशासन में ग्राम पंचायतों का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। और ग्राम पंचायतों के गठन पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया था? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने दिया था। इसीलिए इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे गांधीवादी क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ग्राम पंचायत का गठन एक प्रकार से गांधीवादी सिद्धांत को बल देने वाली चीज़ है, या गांधी जी का जो सपना था उसे साकार करने जैसी चीज़ है। और इसकी परिचर्चा संविधान में कहाँ हुई है? DPSP के तहत अनुच्छेद 40 में हुई है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मैंने कवर किया है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। समान आचार संहिता बनाई जाए, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जो सबके लिए क्या हो? समान रूप से कार्य करे। और समान आचार संहिता लागू करने वाला राज्य गोवा है। एक बात याद रखिएगा, समान आचार संहिता लागू करने वाला कौन सा राज्य है? गोवा है। एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 45 की ओर। अनुच्छेद 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बालकों के लिए क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसा राज्य मुहैया कराए। एक आदर्श राज्य से ऐसी उम्मीद की जाती है कि कम से कम 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। 2002 में इस बात को 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 45 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? कि राज्य को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देना होगा। जिनकी उम्र क्या है? कम से कम 6 से 14 वर्ष है, उनको तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल है 46। अगला आर्टिकल कौन सा है? 46। और ये कहता है कि SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उनकी अभिवृद्धि के लिए कौन सा आर्टिकल प्रेरित करता है राज्य को? वो है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य को SC ST, पिछड़े वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनकी अभिवृद्धि हो सके, उनकी प्रगति हो सके और समाज में वो समानता के साथ जीवन यापन कर सकें। ये DPSP नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है, वह है आर्टिकल 47। इसमें पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की बात कही गई। कोई भी राज्य पोषण और पोषण देने वाले आहारों को वरीयता दे और लोगों के स्वास्थ्य का क्या रखे? ख्याल। तभी एक स्वस्थ राज्य बन सकता है। और एक स्वस्थ राज्य ही एक स्वस्थ देश का निर्माण करेगा, और एक स्वस्थ देश ही देश की आर्थिक, राजनैतिक और वैश्विक पृष्ठभूमियों को क्या करेगा? तय करेगा। तो ये अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 47। आइए अगले आर्टिकल को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि पशुपालन का विकास करें। क्या करें? कृषि पशुपालन का विकास करें। दुधारू पशु के वध को रोकें। गायों का, भैंसों का, ऐसे दुधारू पशु जो हैं उनका वध न किया जाए। अलग अलग राज्यों में जानवरों के वध को लेकर के अलग अलग तरह के कानून हैं, उसका वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ये है कि आर्टिकल 48 ये कहता है कि कृषि पशुपालन का विकास किया जाए। एग्रीकल्चर और घर में पशु पालने की व्यवस्था का क्या किया जाए? विकास किया जाए। इससे देश की इकोनॉमी सुधरेगी, भारतीय बाजार व्यवस्था बड़ी बढ़िया होगी, हम लोग आत्मनिर्भर होंगे इन सब चीज़ों में, और एक बड़ी मात्रा में आर्थिक सहयोग भी ये देश
के व्यावसायिक दृष्टिकोण से दे पाएगा। तो अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ दुधारू पशुओं के वध पर पाबंदी लगाई गई। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण हो, मतलब कार्यपालिका जुडिशरी पर किसी प्रकार से दबाव न बना सके और न्यायपालिका कार्यपालिका पर कोई दबाव न बना सके। ये सब अलग अलग तरीके से काम करेंगी। जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगी और जो न्यायपालिका शक्तियां हैं वो क्या करेंगी बच्चा, तो न्यायपालिका अपने निर्णय देने के कार्य को करेंगी, जस्टिस देने का कार्य करेंगी, न्याय देने का काम करेंगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक्कृत रहेंगी, अलग रहेंगी, ये एक दूसरे से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगी। तो अप्रभावित तरीके से ये काम करेंगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। यदि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं होगा तो राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी होंगी, ऐसी सामाजिक व्यवस्था तैयार हो जाएगी कि किसी को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 51 की। किसकी बात करते हैं हम, आर्टिकल 51 की। यदि मैं आर्टिकल 51 की बात करूं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात की गई है कि राज्य कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय अशांति हो या देश की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा में सेंध पड़े। इस बात का ख्याल रखा जाए। इसका डिस्कशन आर्टिकल 51 में किया गया है, इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। मैंने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। के.टी. शाह ने एक बात कही है जो हमें जानना चाहिए। के.टी. शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है। बैंक की सुविधा अनुसार देय है। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार का कह लीजिए कि परामर्श है संविधान का जो राज्यों को करना चाहिए, यदि राज्य नहीं करता है तो वो फिर कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि राज्य अपनी सुविधा अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को लगाता है और हटाता है। तो उसी को सांकेतिक भाषा में के.टी. शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कस्टमर नहीं, जनता नहीं, बल्कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार भजाता है, उसका यूज करता है। ठीक है, जब उसे देना है, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजंस ऐसे होते हैं, देखते हैं आप लोग, अनाज बांटा जाना, गेहूं चावल बांटा जाना, तेल मसाले बांटा जाना, और साइकिल कोई बांटता है, कोई लैपटॉप बांटता है, ऐसी तमाम चीज़ें की जाती हैं जो डीपीएसपी के तहत ही हैं। कोई राज्य करेगा, कोई नहीं करेगा, तो ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। तो राज्य अपनी सुविधा अनुसार इनका उपयोग करता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा के.टी. शाह का है। के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या है, देय है। तो ये बात हो गई किसकी, नीति निर्देशक तत्वों की। अब बारी आती है मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। बहुत आसानी से समझ जाएंगे मौलिक कर्तव्य को। पहली बात तो याद रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्या है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्या है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिन्हें एफडी कहते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटी कैसे आई, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आई है। पहली बात तो याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में बच्चा, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है, वही हमारा पुराना संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। पहले भी बता चुका हूँ, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के रूप नाम से जानते हैं। ये 1976 में संशोधन लाया गया था और इसी संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो अब अगर इसे बाद में जोड़ा गया है तो किसी उपभाग में जोड़ा गया होगा और किसी न किसी उप अनुच्छेद में इसे जोड़ा गया होगा। तो आइए देखते हैं किस उपभाग और किस अनुच्छेद में ये है। इसे संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया बच्चा, याद रखना, भाग 4 क। भाग 4 में तो क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 क में क्या है, तो भाग 4 क में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 क है। क्या है, अनुच्छेद 51 क है। याद रखिएगा इस बात को। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। वर्तमान में इसमें कितने हैं, 11 हैं। शुरू में कितने थे, मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10।
याद रखिएगा इस बात को। जिनमें से मैं कुछ मौलिक कर्तव्यों को बता देता हूँ। आजकल तो एनसीईआरटी बुक्स के पीछे भी आपको क्या होगा, मौलिक कर्तव्य मिल जाएगा। मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो आपको पता होने चाहिए, जो उसका सार है सभी मौलिक कर्तव्यों का, उनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं इस बात को। पहला क्या है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें, सम्मान करें। अपने राष्ट्रध्वज का क्या करें, सम्मान करें। संविधान के जो नियम कायदे हैं उनका क्या करें, पालन करें। अपने राष्ट्रध्वज और अपने राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। क्या करें, सम्मान करें। अपने राष्ट्रध्वज और अपने राष्ट्रगान का क्या करें बच्चा, सम्मान करें। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मैं सार बता रहा हूँ, मैं सभी मूल कर्तव्यों का क्या बता रहा हूँ, सार बता रहा हूँ, जो दिमाग में रखिएगा अपने कि ये मूल कर्तव्य तो है ही है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक देश की भारत क्या कहता है अपने संविधान में कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश को तोड़ने का कार्य न करें, देश की रक्षा करें और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें। क्योंकि प्रवृत्ति का विकास करें, यहाँ वैज्ञानिक प्रवृत्ति का क्या करें, विकास करें। मतलब जो एक तरीके से साइंटिफिक टेंडेंसी है उसको डेवलप करें, देश में वैज्ञानिकता बढ़ाएं, रूढ़िवादिता न बढ़ाएं। इससे क्या होगा, देश का विकास होगा। और देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, ऐसे कोई कार्य न करें जिससे देश की असुरक्षा बढ़े। सामाजिक, अगला पॉइंट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, सोशल कल्चर है, उसका महत्व समझें, उसे डिस्ट्रक्ट न करें, अबॉलिश न करें, डिस्ट्रॉय न करें। क्योंकि हमारी सामाजिक संस्कृति हमारी पहचान है। भारतीयता संस्कृति का ही परिणाम है बच्चा। एक कल्चर ही हमें इंडियन बना देता है। रिसोर्सेज के मामले में तो हम कई देशों से पीछे हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति के मामले में, संस्कार के मामले में हमसे बेहतर कोई नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, मतलब सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति न पहुंचाएं। जैसे कोई विरासतीय इमारत है, वन है, इन सब चीज़ों को, सरकारी चीज़ों की क्षति न पहुंचाएं। सार्वजनिक संपत्तियों को, पब्लिक प्लेसेस पर बने हुए पब्लिक सेक्टर्स को नुकसान न पहुंचाएं। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संविधान संशोधन हमें कहता है। और एक बात याद रखेंगे, ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ यह सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य के लिए भी एक निर्देश है कि वह अपने बच्चों को, अपने राज्य के जो विद्यार्थी हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको उचित शिक्षा प्रदान करें। तो ये कुछ मौलिक क्या हैं, कर्तव्य हैं, जिनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ये तो था आपका मौलिक कर्तव्य, जिसे मैंने शॉर्टली और बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बता दिया। बस इतना याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। कौन सा भाग है, 4 का है। कौन सा अनुच्छेद है, 51 का है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया बच्चा, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपके सामने रख दिया। हम लोगों ने बात किया है आज नीति निर्देशक तत्वों पर, और बात किया है हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों पर। ये दोनों ही बिंदु मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। इत्मीनान से जुड़े रहिए। ये मैंने पॉलिटी का 3रा लेक्चर आज कंप्लीट कर दिया है। आगे बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और दूर दूर तक हमारी वीडियोज़ को पहुंचाएं, जिससे उन बच्चों को जिनको इसकी ज़रूरत है अच्छे से वो बैठ करके इसे समझ सकें, पढ़ सकें, हमसे जुड़ सकें। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।